नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम NISM सीरीज 10A के चैप्टर 11 म्यूचुअल फंड से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार-बार आते हैं। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए nismseries.com पे जाओ, वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चंस शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग, मार्केटिंग एंड मैनेजिंग अ म्यूचुअल फंड स्कीम इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर ए कस्टोडियन, बी ट्रस्टी, सी स्पॉन्सर, डी AMC। इसका मतलब है कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च करने, मार्केटिंग करने, पैसे जमा करने और इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो सही आंसर क्या होगा? देखो, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्योंकि देखो, AMC ही फंड का मेन दिमाग होती है, जो सारे डे टू डे ऑपरेशंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेती है। अच्छा, पर बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं? उनका क्या रोल है? हाँ, वो समझना जरूरी है। ऑप्शन ए कस्टोडियन गलत है, क्योंकि उसका काम सिर्फ सिक्योरिटीज को सेफ रखना है। ऑप्शन बी ट्रस्टी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, एक वॉचडॉग की तरह। और ऑप्शन सी स्पॉन्सर प्रमोटर होता है, जो फंड हाउस स्टार्ट करता है। एग्जाम टिप याद रखना दोस्तों, स्टूडेंट्स अक्सर स्पॉन्सर और AMC में कंफ्यूज होते हैं। राइट, स्पॉन्सर सिर्फ सेटअप करता है। एग्जैक्टली, स्पॉन्सर बिजनेस सेटअप करता है, पर एक्चुअल मैनेजमेंट हमेशा AMC करती है। क्लियर है ना? हाँ, एकदम क्लियर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम कॉल्ड? ऑप्शंस आर ए मार्केट प्राइस, बी फेस वैल्यू, सी यूनिट कैपिटल, डी NAV। इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड स्कीम की एक यूनिट की कीमत को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फंड के नेट एसेट्स को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स से डिवाइड कर दो। तो मार्केट प्राइस और बाकी टर्म्स कहाँ यूज होते हैं? देखो, ऑप्शन ए मार्केट प्राइस गलत है, क्योंकि वो शेयर्स के लिए यूज होता है, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स के लिए नहीं। ऑप्शन बी फेस वैल्यू, वो तो शुरुआती तय कीमत होती है, जैसे 10 रुपीज। ओह अच्छा। और ऑप्शन सी यूनिट कैपिटल, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है, इसलिए NAV ही एक यूनिट की डेली प्राइस होती है। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन एन इन्वेस्टर एग्जिट अ क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम बिफोर इट्स मैच्योरिटी? ऑप्शंस आर ए डायरेक्ट रिडेम्पशन विद AMC, बी सेलिंग यूनिट्स ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, सी स्पेशल विड्रॉल विंडो, डी कन्वर्जन टू ओपन एंडेड। इसका मतलब है कि अगर कोई क्लोज्ड एंड स्कीम में इन्वेस्ट करता है और मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने हो तो वो क्या कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सेलिंग यूनिट्स ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। देखो, सेबी का रूल है कि क्लोज्ड एंड फंड्स का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना मैंडेटरी होता है। वेट, रियली? मैंडेटरी है। हाँ, बिल्कुल। अगर किसी को बीच में पैसे चाहिए तो वो सीधे AMC के पास नहीं जा सकता। डायरेक्ट रिडेम्पशन जो ऑप्शन ए है वो सिर्फ ओपन एंडेड में मिलता है। अच्छा, और बाकी के दो ऑप्शंस, ऑप्शन सी और डी यानी स्पेशल विंडो या कन्वर्जन, ये रेगुलर तरीके नहीं हैं। इसलिए एक्सचेंज पर दूसरे इन्वेस्टर को बेचना ही एकमात्र रास्ता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच एंटिटी रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? ऑप्शंस आर ए RBI, बी IRDAI, सी SEBI, डी PFRDA। इसका मतलब है कि इंडिया में म्यूचुअल फंड्स के स्ट्रक्चर और सेटअप को कौन कंट्रोल या रेगुलेट करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पर ज्यादा लोग RBI से कंफ्यूज होते हैं ना? हाँ एग्जैक्टली, स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं क्योंकि पैसों की बात आती है तो RBI याद आता है, पर ऑप्शन ए RBI सिर्फ बैंक्स को रेगुलेट करता है। ऑप्शन बी IRDI इंश्योरेंस के लिए है, और ऑप्शन डी PFRDA पेंशन फंड्स के लिए है। तो म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट का हिस्सा है। सही पकड़ा, इसलिए सिर्फ सेबी रेगुलेट करेगा। क्लियर, हाँ, समझ आ गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम? ऑप्शंस आर ए इन्वेस्ट ओनली ड्यूरिंग NFO, बी इन्वेस्ट एंड रिडीम कंटिन्यूअसली एट करंट NAV, सी मैंडेटरी ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, डी फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड। इसका मतलब है कि एक ओपन एंडेड स्कीम इन्वेस्टर्स को किस चीज की आजादी देती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इन्वेस्ट एंड रिडीम कंटिन्यूअसली एट करंट NAV। मतलब आप कभी भी एंटर या एग्जिट कर सकते हो, दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो फिक्स्ड मैच्योरिटी किस में होती है? वो ऑप्शन डी है जो क्लोज्ड एंडेड फंड्स का फीचर है, और ऑप्शन ए NFO में ही इन्वेस्ट करना, ये भी क्लोज्ड एंडेड में होता है।
ऑप्शन सी, एक्सचेंज पर ट्रेड करना, ये ETFs या क्लोज्ड एंडेड फंड्स के लिए मैंडेटरी होता है, इसलिए ओपन एंडेड का मेन लक्षण ऑप्शन बी ही है। सही। Question number 6. What does marking to market mean in the context of mutual funds? Options are A. Valuing portfolio at cost price, B. Valuing portfolio daily at current market value, C. Booking profits daily, D. Ignoring daily market fluctuations. इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड्स में मार्किंग टू मार्केट का आखिर मतलब क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैल्यूइंग पोर्टफोलियो डेली एट करंट मार्केट वैल्यू। रोज करंट वैल्यू पर क्यों, कॉस्ट प्राइस पर क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि देखो, अगर ऑप्शन ए यानी कॉस्ट प्राइस पर वैल्यू करेंगे तो नई एनएवी गलत आएगी। मार्केट तो चेंज होता रहता है ना, नए इन्वेस्टर्स को गलत प्राइस पर सस्ते में एंट्री मिल जाएगी। राइट, वो पुराने इन्वेस्टर्स के साथ धोखा होगा। बिल्कुल। और ऑप्शन सी और डी यानी रोज प्रॉफिट बुक करना या फ्लक्चुएशंस इग्नोर करना, ये तो एकदम नॉनसेंस ऑप्शंस है। डेली इवनिंग में सही वैल्यू निकालना जरूरी है। अच्छा, क्लियर हो गया। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 7. A fund that invests primarily in top 1 to 100 companies by market capitalization is called. Options are A. Mid-cap fund, B. Small-cap fund, C. Large-cap fund, D. Multi-cap fund. इसका मतलब है कि ऐसा कौन सा फंड है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रैंक 1 से 100 तक की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लार्ज कैप फंड। इसकी एक मेमोरी ट्रिक बताता हूं। 1 से 100 मतलब सबसे बड़ी 100 कंपनीज यानी लार्ज कैप। वाह, ये ट्रिक तो बढ़िया है। और बाकी कैप्स का क्या रैंक होता है? देखो, ऑप्शन ए मिड कैप का रैंक होता है 101 से 250। ऑप्शन बी स्मॉल कैप में 251 के बाद आने वाली सारी कंपनीज आती हैं। और ऑप्शन डी मल्टी कैप में इन सब का मिक्स होता है। तो टॉप 100 प्योरली लार्ज कैप हैं। Perfect. Question number 8. A mutual fund that invests only in a specific industry, such as banking or technology, is known as, options are A. Thematic fund, B. Sector fund, C. Diversified fund, D. Value fund. जो फंड सिर्फ किसी एक खास सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजी या बैंकिंग में इन्वेस्ट करें, उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्टर फंड। नाम से ही पता चल रहा है एक स्पेसिफिक सेक्टर या इंडस्ट्री। पर लोग थीमेटिक फंड से कंफ्यूज होते हैं ना, जो ऑप्शन ए है। हाँ, बिल्कुल होते हैं, पर थीमेटिक फंड एक पूरी थीम पर चलता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सीमेंट, स्टील, पावर सब आएगा। वो ब्रॉड होता है। सेक्टर फंड नैरो होता है। और बाकी दो? ऑप्शन सी डाइवर्सिफाइड, सब जगह लगाता है, और ऑप्शन डी वैल्यू फंड, अंडरवैल्यूड शेयर्स ढूंढता है। क्लियर है ना? एकदम क्लियर। थीम बड़ा है, सेक्टर छोटा। क्वेश्चन नंबर 9. What is the minimum and maximum equity exposure required for a fund to be classified as an aggressive hybrid fund? Options are A. 10 to 25%, B. 65 to 80%, C. 40 to 60%, D. 80 to 100%. अगर किसी फंड को अग्रेसिव हाइब्रिड फंड कहलाना है तो उसमें इक्विटी यानी शेयर्स का हिस्सा कितना होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 65 to 80%। यहाँ अग्रेसिव का क्या मतलब हुआ? अग्रेसिव का मतलब ही है कि रिस्क ज्यादा लेना, इसलिए इक्विटी का पोर्शन 65% से ऊपर होना जरूरी है। अगर ऑप्शन ए और सी देखें, वो कंजर्वेटिव या बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स के लिए होते हैं, जहां रिस्क कम होता है। और ऑप्शन डी तो प्योर इक्विटी हो जाएगा? एग्जैक्टली। ऑप्शन डी 80 से 100% प्योर इक्विटी फंड बन जाएगा। इसलिए अग्रेसिव हाइब्रिड के लिए एग्जैक्टली 65 से 80% चाहिए। ये एग्जाम में बार बार आता है। Noted. Question number 10. Liquid funds invest in debt and money market securities with a maturity of up to. Options are A. 91 days, B. 1 year, C. 3 years, D. overnight. इसका मतलब है कि लिक्विड फंड्स कितने दिन की मैच्योरिटी वाले डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 91 डेज, सिर्फ 91 दिन। सिर्फ 91 दिन। बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है? क्योंकि लिक्विड फंड्स को बहुत सेफ रखना होता है। अगर हम ऑप्शन बी देखें, 1 ईयर, वो मनी मार्केट फंड्स के लिए होता है। ऑप्शन सी 3 इयर्स शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स के लिए है। और ऑप्शन डी ओवरनाइट, वो तो सिर्फ एक दिन के लिए होता है। तो 91 डेज लिक्विड फंड का स्ट्रिक्ट रूल है। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं, तो गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए। NISMseries.com पे hundreds of questions हैं हर चैप्टर के, प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 11. What is the primary benefit of rupee cost averaging in a systematic investment plan, यानी SIP? Options are A. Guarantees highest return, B. Eliminates market risk, C. Rupee cost averaging, D. Zero exit load. इसका मतलब है कि SIP में कॉस्ट एवरेजिंग का सबसे मेन फायदा क्या होता है? लगता है सवाल ने खुद ही हिंट दे दिया। सही आंसर है ऑप्शन सी, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका फायदा यह है कि जब मार्केट नीचे होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं उसी फिक्स्ड अमाउंट में। राइट।
तो क्या इससे रिस्क खत्म हो जाता है? नहीं, यही तो ट्रिक है। ऑप्शन बी कहता है एलिमिनेट्स मार्केट रिस्क, जो बिल्कुल गलत है। रिस्क कभी जीरो नहीं होता म्यूचुअल फंड्स में। और ऑप्शन ए हाईएस्ट रिटर्न की गारंटी, वो भी गलत है, कोई गारंटी नहीं होती। और एग्जिट लोड का क्या? ऑप्शन डी जीरो एग्जिट लोड, एसआईपी पे भी लग सकता है अगर आप यूनिट्स जल्दी निकालो। इसलिए ऑप्शन सी ही सबसे एक्यूरेट है। Interesting. Question number 12. A fund of funds invests its assets primarily in. Options are A. Government securities, B. Other mutual fund schemes, C. Direct equities, D. Real estate. इसका मतलब है कि एक फंड ऑफ फंड्स आखिर किस चीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स। नाम ही देखो ना, फंड ऑफ फंड्स। मतलब एक फंड का मैनेजर दूसरे फंड्स को खरीदता है। एग्जैक्टली वो सीधे ऑप्शन ए, सी या डी यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, शेयर्स या रियल एस्टेट में नहीं लगाता। उसका काम ही बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को चुनकर उनमें इन्वेस्ट करना है। क्लियर? हाँ, बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13. Investments in equity linked savings scheme यानी ELSS are eligible for tax deduction under which section of the Income Tax Act? Options are A. Section 80D, B. Section 54EC, C. Section 80C, D. Section 1010D. ELSS में इन्वेस्ट करने पर किस सेक्शन के अंडर टैक्स बचाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 80C। ये तो सबसे कॉमन टैक्स सेक्शन है। बाकी के बारे में भी बता दीजिए स्टूडेंट्स को। हाँ बिल्कुल। ऑप्शन ए 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए होता है। ऑप्शन बी 54EC कैपिटल गेन्स बॉन्ड्स के लिए है अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हो। और ऑप्शन डी 1010D लाइफ इंश्योरेंस के पे आउट को टैक्स फ्री करता है। ELSS के लिए सिर्फ और सिर्फ 80C लगता है जिसमें 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। समझ आ गया। Question number 14. When does the price of an exchange traded fund ETF change? Options are A. Once a day at the end of the day, B. At the end of the month, C. Real time based on the underlying index during trading hours, D. At the discretion of the AMC. इसका मतलब है कि ETFs की प्राइसेस मार्केट में कब चेंज होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रियल टाइम बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग इंडेक्स ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स। मतलब जैसे किसी भी कंपनी के शेयर्स की प्राइस चेंज होती है दिन भर? सही पकड़ा। नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स की NAV दिन में सिर्फ एक बार चेंज होती है, जो ऑप्शन ए है। लेकिन ETF स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। ऑप्शन बी और डी यानी एंड ऑफ मंथ या AMC की मर्जी से प्राइस चेंज होना, ये ऑप्शंस तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 15. What is the main purpose of a systematic withdrawal plan यानी SWP? Options are A. To invest regularly, B. To transfer funds between schemes, C. To withdraw a fixed sum or appreciation regularly, D. To lock in funds for 3 years. SWP का इस्तेमाल करके एक इन्वेस्टर क्या कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, टू विड्रॉ अ फिक्स सम और अप्रिसिएशन रेगुलरली। एक मेमोरी ट्रिक बताऊं? हाँ, बताइए। SWP में W का मतलब है विड्रॉल यानी पैसे बाहर निकालना। वाह, सिंपल है। हाँ, ऑप्शन ए रेगुलर इन्वेस्ट करना SIP होता है। ऑप्शन बी स्कीम्स के बीच ट्रांसफर करना STP होता है। और ऑप्शन डी 3 साल का लॉगिन वो ELSS में होता है। तो फिक्स्ड पैसे निकालने के लिए सिर्फ SWP है। Question number 16. How does a direct plan of a mutual fund differ from a regular plan? Options are A. Direct plan has higher expense ratio, B. Direct plan has a different portfolio, C. Direct plan has lower expense ratio as it excludes distributor commissions, D. Direct plan is only for foreign investors. Mutual funds में direct plan एक regular plan से कैसे अलग होता है? सही आंसर ऑप्शन सी, डायरेक्ट प्लान हैज लोअर एक्सपेंस रेशियो एज इट एक्सक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूटर कमीशंस। तो जो पोर्टफोलियो यानी शेयर्स हैं वो दोनों का सेम ही रहता है? बिल्कुल 100% सेम रहता है। ऑप्शन बी कहता है पोर्टफोलियो अलग है, जो कि गलत है। ऑप्शन ए कहता है एक्सपेंसिव है, जबकि डायरेक्ट प्लान उल्टा सस्ता होता है क्योंकि कोई एजेंट कमीशन नहीं होती। और ऑप्शन डी कि सिर्फ फॉरेनर्स के लिए है, ये भी कंप्लीटली रॉन्ग है। कोई भी डायरेक्ट प्लान ले सकता है। स्टूडेंट्स यहाँ डायरेक्ट प्लान और एक्सपेंसिव वाले पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं। क्लियर है ना दोस्तों? Direct is better. Question number 17. Which fund is best suited for an investor looking to park funds for just one day? Options are A. Liquid fund, B. Overnight fund, C. Ultra short duration fund, D. Money market fund. अगर किसी इन्वेस्टर को अपने पैसे सिर्फ एक दिन के लिए पार्क करने हो तो उसके लिए बेस्ट फंड कौन सा होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओवरनाइट फंड, सिर्फ एक रात के लिए। बाकी ऑप्शंस में क्या दिक्कत है? लिक्विड तो हमने डिस्कस किया था। हाँ, ऑप्शन ए लिक्विड फंड 91 डेज तक के लिए होता है। ऑप्शन सी अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन 3 से 6 महीने के लिए होता है। और ऑप्शन डी मनी मार्केट फंड 1 साल तक के लिए। अगर प्योरली एक दिन के लिए पैसा लगाना है तो ओवरनाइट फंड ही सेफेस्ट और बेस्ट ऑप्शन है। interesting. Question number 18. How do arbitrage funds primarily generate returns?
Options are A. Taking high credit risk, B. Taking directional calls on equities, C. Exploiting price differences between cash and derivative markets, D. Investing only in government bonds. Arbitrage funds returns कैसे generate करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सप्लॉइटिंग प्राइस डिफरेंसेस बिटवीन कैश एंड डेरिवेटिव मार्केट्स। मतलब एक मार्केट में सस्ता खरीदना और दूसरे में महंगा बेचना। एग्जैक्टली यही तो इनका मैजिक है। ऑप्शन ए हाई क्रेडिट रिस्क, ये क्रेडिट रिस्क फंड्स करते हैं। ऑप्शन बी डायरेक्शनल कॉल्स, यानी मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ये नॉर्मल इक्विटी फंड्स करते हैं। और ऑप्शन डी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये गिल्ड फंड्स का काम है। आर्बिट्राज फंड सिर्फ प्राइस डिफरेंस ढूंढता है बिना ज्यादा मार्केट रिस्क लिए। क्या दिमाग लगाते हैं? Question number 19. Which document provides essential information about a mutual fund scheme in an abridged form? Options are A. Trusteed, B. Scheme Information Document यानी SID, C. Key Information Memorandum यानी KIM, D. Annual Report. ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें म्यूचुअल फंड स्कीम की जरूरी इंफॉर्मेशन शॉर्ट या अब्रिज्ड फॉर्म में होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, किम। पर SID और KIM में क्या फर्क है? देखो, ऑप्शन बी जो SID है वो बहुत डिटेल्ड और लंबा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो लोग जनरली नहीं पढ़ते। पर किम उसका शॉर्ट समरी या अब्रिज्ड वर्जन है जिसमें सारी काम की बातें होती हैं। और बाकी दो डॉक्यूमेंट्स? ऑप्शन ए ट्रस्टी ट्रस्ट सेटअप करने के लिए होता है और ऑप्शन डी एनुअल रिपोर्ट साल के एंड की परफॉर्मेंस बताती है। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम का आना मैंडेटरी है। समझ आ गया। शॉर्ट एंड स्वीट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. Under current SEBI rules, a multi-cap fund must invest a minimum of what percentage of its total assets in equity and equity-related instruments? Options are A. 65%, B. 75%, C. 80%, D. 50%. एक मल्टी-कैप फंड को अपने टोटल एसेट्स का कम से कम कितना परसेंट इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 75%। और इसमें एक बहुत जरूरी एग्जाम टिप भी है। क्या टिप है? पहले सेबी के रूल्स अलग थे, तो स्टूडेंट्स आज भी पुराने रूल्स के हिसाब से ऑप्शन ए यानी 65% मार्क कर देते हैं। लेकिन नए रूल्स के हिसाब से सेबी ने इसे 75% कर दिया है, जिसमें सबका इक्वल हिस्सा होना चाहिए। हाँ, 25% लार्ज, 25% मिड और 25% स्मॉल कैप होना जरूरी है। ऑप्शन सी 80% लार्ज कैप के लिए है और ऑप्शन डी 50% का कोई रूल ही नहीं है मल्टी कैप में। तो याद रखना, नया रूल है 75%। वाओ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल्ड डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। वैसे जाते जाते सोचना जरूर, अगर सारा डेटा कंप्यूटर को मिल जाए और ETFs इतने पॉपुलर हो रहे हैं तो क्या फ्यूचर में ह्यूमन म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की जरूरत पड़ेगी या सब मशीन्स ही खुद हैंडल कर लेंगी? फूड फॉर थॉट। और दोस्तों, अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो NISMseries.com पे जाओ। इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। विल ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो।